देशभक्त के रिजल्ट स्पेशल के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में नेशनल रिजल्ट्स के बारे में बात किया, किस एरिया में किस क्षेत्र से किस पार्टी को कितना मिला और ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है। एपिसोड 2 में जो बड़े बड़े जो बैटल ग्राउंड सीट्स थे उसके बारे में हमने बात की और वो हमारे पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है आने वाले टाइम पर। यह रहा एपिसोड नंबर 3 जो मेन एपिसोड है। क्या हो गया नरेंद्र मोदी को, क्या हो गया नरेंद्र मोदी के मैजिक को, क्या हो जाएगा अब बीजेपी का कि उसके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अब देखिए, पहले तो हम ये पहले बता देते हैं कि ये जो बीजेपी है जीतने के बाद, इलेक्शन तो जीती है, उनका यह कहना है कि भैया देखिए उनके पास इंडिया ब्लॉक से ज्यादा नंबर है, तो तुम लोग क्यों इतना उछल रहे हो, हम लोग अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, विच इज अ फैक्ट। तो सवाल यह है कि जब बीजेपी जीत गई है, आएगा तो मोदी ही है, प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। खैर उस पर अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी भी बनते हैं तीसरे बार प्रधानमंत्री, तो ऑपोजिशन इतना क्यों खुश हो रही है? ऑपोजिशन को तो देख के ऐसा लग रहा है कि वही जश्न मना रही है कि वो जीत गई है। इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है कि आज का दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और 2004 से इसको क्यों कंपेयर किया जा रहा है, जबकि 2004 में बीजेपी हार गई थी, यूपीए सरकार में पावर में आई थी। यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई सत्ता नहीं बदल रही है, लेकिन कंपैरिजन क्यों हो रहा है? देखिए, ये जीत 2004 के जीत से कुछ कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास बिग मनी था। इलेक्टोरल बॉन्ड तो खत्म हो गया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा है 10x 20x जो भी है वो उन्हीं के पास था, तो मनी पावर था। बीजेपी के पास मसल पावर था, मैन पावर था बीजेपी के पास, क्योंकि जो कार्यकर्ता उनके ग्राउंड पे है और जो आरएसएस की बैकिंग है वो किसी और पार्टी के पास आसपास नहीं है। बीजेपी के पास बिग मीडिया था, पूरी की पूरी मीडिया उनके गोदी में बैठी हुई है। वैसे बिग मीडिया आजकल यूट्यूबर से थोड़ी खासा चढ़ रही है। हमने कुछ क्लिप्स देखे जहां बिग मीडिया यूट्यूबर को शेम करने की कोशिश कर रही थी। खैर एनीवे, शेम किसका हो रहा है सबको मालूम है। बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज किया, इलेक्शन कमिश्नर्स ने लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमिश्नर की कैसे थू हुई है वो हमने इतने दिनों से पहले ही देखा है। और बीजेपी ने पूरे ऑपोजिशन पर भी डोमिनेशन करके रखा था। कितने सारे ऑपोजिशन के लीडर्स बीजेपी पे चले गए, उनको टिकट मिले भी और कभी कभी वो पार्टी में सिर्फ शामिल हो गए। बीजेपी ने अगर वो नहीं किया तो पार्टी को स्प्लिट कर दिया, एनसीपी को स्प्लिट कर दिया, शिवसेना को स्प्लिट कर दिया। उसके ऊपर जो पूरा नैरेटिव था 400 पार होगा, 400 पार होगा, वो बीजेपी का था। तो जब हम इलेक्शन में घुसे थे तो बहुत खुशी से बीजेपी इलेक्शन में घुसी थी, बहुत कॉन्फिडेंस एक्सूड करते हुए इलेक्शन में घुसी थी। अब वो दूसरी बात है कि पहले चरण की इलेक्शन के बाद ही आपने देखा कैसे एक हृदय परिवर्तन हो गया, शांतिपूर्वक से कैसे एक आतंकी रूप ले लिया और फिर हम लोग मुगल मटन और मंगल सूत्र और मुजरा में चले आए। उसका रीजन यह था कि बीजेपी को पहले से ही आकलन हो गया था फेज 1 के बाद ही कि सिचुएशन कुछ बिगड़ने वाली है। उनके पास एग्जिट पोल फेज 1 के बाद ही लगता है आ गया था। अब मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमित शाह को खैर अलायंस रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, इस पर एक सवाल तब भी है। लेकिन मोदी रहे ना रहे, अमित शाह रहे ना रहे, एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि अब ऑपोजिशन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है बात करने के लिए। ये जो पार्लियामेंट में सबको उठा के सस्पेंड कर दिया, ये तमाशा अब नहीं चलेगा। ये जो ऑपोजिशन को एकदम जूते तले रखना, ये अब नहीं चलेगा। हो सकता है इसको देखकर मीडिया में भी कोई रीढ़ की हड्डी फिर से उत्पन्न हो जाए और मेन स्ट्रीम मीडिया भी बोलने लगे, ना कि सिर्फ यूट्यूबर्स बोलने लगे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ हमसे भी प्रेरणा लेकर कुछ बोलने लगे। जुडिशरी हो सकता है थोड़ी सी और करेज दिखाए, क्योंकि जैसा कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज ने मुझे एक बार बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी वही जजमेंट देते हैं जो आसपास देखकर देते हैं। वो कोई वैक्यूम पे ऑपरेट नहीं करते। वो जब अपने आसपास देखेंगे कि डेमोक्रेसी वापस रिस्टोर हो रही है, लोग बोल रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो फिर वो तानाशाहों पर भी सवाल पूछ सकते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोल के एक बॉडी है, ह्यूमन राइट्स देखती है वो। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के एनएचआरसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। कहते हैं आप ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते हो। हमारे देश की एनएसआरसी छोड़िए, हमारे देश के सरकार की कितनी ज्यादा थू मैं होती है वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखते हो, लेकिन हम एक खिल्ली बन चुके हैं बहुत सारे एरियाज में। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारी मेन स्ट्रीम चीजें चेंज होने वाली हैं। कुछ कुछ जो पॉलिटिकल परिभाषाएं हैं, और वही मैं इस एपिसोड में बात करना चाहता हूं। आंकड़े तो हम लोग ऑलरेडी बता ही चुके हैं।
एक स्ट्रॉन्ग कोहिरेंट जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का कोई तोड़ नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुत्व का नारा लगाकर हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन एज ए टूल यूज करके और कैसे राम मंदिर को एक एजेंडा बना के हम वोट लेना चाहते हैं, और अब हिंदुओं को गाली पड़ रही है क्योंकि बीजेपी अयोध्या क्षेत्र में हार चुकी है। तो क्या धर्म उनके ऊपर है या धर्म के लिए सिर्फ वोट मांगना है? तो जहां तक सोशल वेलफेयर की बात हो, एक अवेयर पॉलिटिक्स की बात हो, रेनबो सोशल कोalition की बात हो, यह पॉसिबल है इस हिंदुत्व के लेबोरेटरी को हराना। इसके लिए आपको अकोमोडेटिव स्टांस जरूर लेना होगा। याद रखिए, इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए जीती है क्योंकि उन लोग ने एक कलेक्शन ऑफ पार्टीज बनाई है, अकेले कांग्रेस नहीं जीती है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में काम किया, तभी वो जीते। अगर आप राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, वहां भी उन लोग ने कंसोलिडेशन किया क्योंकि वो साथ में काम कर रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में काम नहीं कर पाई, इसलिए हार गए। आपको डिफरेंट कम्युनिटीज को साथ में लाना है और इसी के साथ आप एक मोर्चा बना सकते हो और लोगों को ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। आई थिंक इस इलेक्शन में एक, अगर मैं बोलूं शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एरोगेंस। बीजेपी का एरोगेंस। बीजेपी ने सोचा हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो हमारे ही हैं, फार्मर्स को तो हम वाटर कैनन चलाकर हम उनको चुप कर सकते हैं, पंजाबीज को तो हम खालिस्तान बोलकर चुप कर सकते हैं, यूट्यूबर्स को हम जॉर्ज सोरोस फंडेड बोल के चुप कर सकते हैं, तो हम सबको कुचल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिंदुत्व की लाठी है। लेकिन वो हिंदुत्व की लाठी को हराया जा सकता है क्योंकि यह बात धर्म की नहीं है, यह बात पॉलिटिक्स की है, और यह एंटी मुस्लिम रेटरिक का एक एंड पॉइंट जरूर आता है, और वो हमें अयोध्या में दिखने को लगा है। सो बेसिकली आज हुआ क्या? डेमोक्रेटिक बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। एनडीए 291, जब रात के सन्नाटे में हम इसको रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया अलायंस 234 के आसपास है। अब बीजेपी क्लियरली मेजॉरिटी मार्क्स से तो कम है और उसको अपने एलाइज पर डिपेंडेंट होना होगा, जो कि टीडीपी और जेडीयू हैं। ये कोई सगे एलाइज नहीं है, ये एलाइज वो हैं जो टूट भी सकते हैं और जिनके बिना आप ऐसे बिल्स नहीं ला सकते हो जो बुलडोजर की तरह पार्लियामेंट में चला सकते हो। जैसे कि आप फार्म लॉ ले आए, जैसे कि आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जैसे कि बिना पूछे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कर दिया या लॉकडाउन कर दिया। अब आपको थोड़ा अपने एलाइज को भी संग में रख के चलना होगा, जो कि डेमोक्रेटिक बैलेंस के लिए बिल्कुल अच्छा है। आज के एपिसोड में बहुत जल्दी बात करेंगे कि एनडीए के लिए क्या गलत हुआ और इंडिया अलायंस के लिए ऐसा क्या हो गया कि उन लोग ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। यह गलती मत सोचिएगा कि हां, इंडिया अलायंस को देखो थोड़ा सा वोट मिल गया है, अब वो एक रिलायबल ऑपोजिशन पार्टी या कम से कम एक बड़ी ऑपोजिशन ब्लॉक बन जाएगी तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम अभी भी रहेगा, जॉब का प्रॉब्लम अभी भी रहेगा, और इसको सुलझाने के लिए अब ऑपोजिशन को और प्रेशर डालना पड़ेगा सरकार के ऊपर। पहले सरकार दरकिनार करती थी, लेकिन अब यह गुहार सुननी पड़ेगी। याद रखिए, 2024 की शुरुआत ले ऑफ से हुई थी। गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, हजारों की तादाद में लोगों को फायर किया जा रहा है एज वी स्पीक, और इसका मेन रीजन कहा जाता है इस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सिचुएशन में इंडिया खुद को अपने आप को इनसिक्योर भी पा सकता है या सिक्योर भी पा सकता है, डिपेंड करता है एआई को आप विलन चूज करते हो या दोस्त। दोस्त चूज करोगे ज्यादा फायदा रहेगा। सोल्यूशन है इस अनएम्प्लॉयमेंट का, एटलीस्ट इन द टेक फील्ड, एक 3 घंटे का चैट जीपीटी और एआई वर्कशॉप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ये होता तो है एक पेड वर्कशॉप, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस हो, रात के सन्नाटे में आपने बेल आइकॉन दबाया हुआ है, आप 1000 लोगों में हो जो पहला इस लिंक को क्लिक करोगे, तो ये आपके लिए वर्कशॉप होगा बिल्कुल फ्री। 10 लाख लोगों ने इस वर्कशॉप को अपनाया है, इसको अटेंड किया है, और इसकी मदद से उन्होंने अपने करियर को वो नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। चाहे एआई की मदद से स्मार्ट जॉब हंटिंग की बात कर लो, हाईली अपीलिंग रेज्यूमे बनाने की बात कर लो, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल से इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करने की बात कर लो, और पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यहां सब जगह इस्तेमाल होता है। देशभक्त पर हम खुद एआई को इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ जगहों आपको यह समझ भी आ जाएगा कि एआई हम अपने प्रोसेस में कैसे लाए हैं, और आप इस टेक से अगर आप नॉन टेक फील्ड में हो, मार्केटिंग में हो, ऑपरेशन, एचआर, कंटेंट क्रिएशन, फाउंडर, फ्रीलांसर हो, आप बेनिफिट कर सकते हो। फर्स्ट 1000 व्यूअर्स हु यूज द लिंक नीचे, उनके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है। एनीवेज, बैक टू द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए, देश का इलेक्टोरल मैप कंप्लीटली चेंज हो गया है। बीजेपी 30 सीट्स यूपी में लूज कर चुकी है और सिग्निफिकेंटली हरियाणा, राजस्थान में भी उनको धक्का लगा है। इट हैज बीन डेसिमेटेड इन महाराष्ट्र, जहां उसने सोचा था बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, कर्नाटका में भी नहीं कर पाई है उतना काम, और वेस्ट बंगाल में जहां सोचा था ममता बनर्जी को इस बार तो हटा ही देंगे, वहां भी उनको पीछे हटना पड़ा है। तमिलनाडु में एंट्री मारने की सोच रहे थे, वहां नहीं कर पाए। केरला में इतना कुछ करने के बाद एक सीट जीत पाए।
अब स्टेट बाय स्टेट और मेजर फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं कि यह मेल्ट डाउन हुआ कैसे। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सरप्राइज कैसे हुआ? 80 सीट्स, बीजेपी 36, इंडिया अलायंस 43 कैसे हो गया? और एक चंद्रशेखर आजाद को भी मिला। बीजेपी 30 सीट्स कैसे हार गई? हिंदुत्व पॉलिटिक्स की लिमिटेशन है। आइडियोलॉजिकली ड्रिवन जो ऑपोजिशन होगा वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, जो हिंदू धर्म को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमेंबर, ये हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही है, इसको हिंदुत्व कहा जाता है, जहां हिंदू धर्म को एक पॉलिटिक्स के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इधर देखिए रेनबो कोalition। गोदी मीडिया अखिलेश यादव को मुस्लिम यादव पार्टी ही कहती थी, लेकिन इस बार अखिलेश ये बात समझ चुके थे और उन्होंने एक्सपेंशन किया, एक रेनबो कोalition बनाया, बैकवर्ड कास्ट को अपने साथ लिया और हिंदुत्व को हराया। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीट्स यादव को दिए, याद रखिए। चलिए यहां भी थोड़ा फैमिली वाला था नेपोटिज्म, लेकिन उसको छोड़कर उन्होंने दलित्स, नॉन यादव ओबीसीज एंड अदर कम्युनिटीज पर उन्होंने फोकस किया। एक पीडीए अलायंस बनाया। दलित्स जो कि ट्रेडिशनल बीएसपी वोटर्स थे वो स्विच किए, इंडिया अलायंस को उन्होंने वोट दिया। तो कांग्रेस ने भी यहां एक बहुत अच्छा एफर्ट लगाया कि दलित समुदाय को उन लोग मोबिलाइज करें और बहुत सारे दलित वोटर्स अलायंस में आए। कोalition अब बन गई मुस्लिम यादव, नॉन यादव, ओबीसी और उसके ऊपर दलित वोटर्स। मैंने डेडली कॉम्बिनेशन इन लोग ने बना दिया। बीजेपी को अपर कास्ट वोट बैंक मिला, लेकिन रेस्ट तो निकल गया ना। और फैजाबाद में आपने देखा कैसे हुआ। अरे भैया, अवधेश जो कि एक दलित कैंडिडेट है, उन्होंने बीजेपी को हरा दिया उनके गढ़ में, जिस साल में आपने प्राण प्रतिष्ठा कराया। इसका मतलब है कि मंदिर पॉलिटिक्स का भी एक कहीं ना कहीं एक एक्सपायरी डेट होगा। लोगों को कंटिन्यूअसली आप उसी में भुना नहीं सकते हो। उसके हिंदुत्व के नेचुरल लिमिटेशंस हैं और सोशल इंजीनियरिंग अभी तक बीजेपी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अब नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि एक क्लियर एजेंडा अगर आपके पास हो, एक रेनबो कोalition अगर आपके पास हो, तो आप बीजेपी के मसल, मीडिया, मैन पावर को डिफीट कर सकते हो। और एजेंडा है बहुत, इस्तेमाल कौन करता है, प्रॉब्लम यह है। इस बार यूपी में बहुत बढ़िया तरीके से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इसको इस्तेमाल किया गया। अग्निवीर, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, बहुत क्लियर लेवल पर यह पॉलिटिक्स खेला गया कि मोदी 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 तुम करते रहो, हम तो ग्राउंड मुद्दों पर बात करेंगे, मोदी पर बात नहीं करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ का जो कांग्रेस ने एक नारा लगाया, वो दलित समुदाय में उसका एक डेफिनेटली एक एको, एक रेजोनेंस रहा। स्ट्रॉन्ग सोशल जस्टिस जो प्लान किया था कि हम दलितों के लिए बात करेंगे, तो अब मंडल पॉलिटिक्स आप उसको कह लीजिए, लेकिन अगर हिंदुत्व मंदिर पॉलिटिक्स खेल रहा है तो फिर आपको भी किसी तरीके की इस तरीके की पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी। और बीएसपी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी सोच रही थी बीएसपी को बी टीम बनाएंगे और ये इनका वोट खा जाएगी, लेकिन बीएसपी का अपना ही वोट शेयर 10% तक गिर गया और उससे इंडिया अलायंस को बहुत सारा बेनिफिट मिला कि बीएसपी से जो वोट हटा वो बीजेपी के पास नहीं गया, वो इंडिया अलायंस के पास आ गया। बिहार में बहुत जल्दी से बता दूं, कोशिश यही थी, एक सिमिलर यूपी जैसी स्ट्रेटजी, रेनबो सोशल कोalition, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर बन सकती थी बीजेपी के मंदिर एजेंडा के खिलाफ। प्रॉब्लम यह हो गया, नीतीश बाबू ट्विस्ट मार गए। तो वही चीज अगर आप सोचिए, बिहार में आज आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस करती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता था बिहार में। और तेजस्वी ने साथ में बहुत ज्यादा कैंपेन भी किया था। अगेन सेम, रोजगार, महंगाई, लाइवलीहुड इश्यूज, सोशल स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग करिए, यूथ मोबिलाइजेशन करिए। लेकिन नीतीश कुमार का भी यही बेस है, लोहियाट तो है ही है, सोशल ओबीसी पॉलिटिक्स जानते हैं अच्छी तरीके से। तो नीतीश कुमार ये वाला जो बेस है, आप सोचिए अगर समाजवादी पार्टी का अखिलेश ज्वाइन कर लेते बीजेपी को तो क्या होता, वही हुआ बिहार में। बट मेरा कहने का यह मतलब है कि ये द मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो यूपी में फॉलो हुआ वही बिहार में फॉलो हो सकता है और हिंदुत्व पॉलिटिक्स को डिफीट किया जा सकता है। सवाल यह है कि जेडीयू के पास 12 सीट्स हैं, क्या जेडीयू बीजेपी के साथ कोई गोटी खेलेगी या चुपचाप बीजेपी के साथ रहेगी, या नीतीश बाबू के और कोई प्लान्स है? ये तो देखने वाली बात है, इसीलिए हमें छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बहुत सारा पॉलिटिक्स बाकी है। लेकिन जल्दी से बता दूं, हरियाणा और राजस्थान में भी यही प्रॉब्लम हुआ, हैवी लॉसेस फॉर द बीजेपी। राजस्थान लास्ट टाइम बीजेपी 25 आउट ऑफ 25, दिस टाइम 14 सीट, 10 तो इंडिया ने जीत लिए। हरियाणा में लास्ट टाइम बीजेपी 10 आउट ऑफ 10, दिस टाइम 5 टू बीजेपी, 5 टू कांग्रेस। तो लास्ट टाइम ऑलरेडी बीजेपी पीक कर चुकी थी, सोच रही थी कि इस बार भी पीक करे। ये अपने आप ही सोच गलत थी कि एक डेमोक्रेसी में आप बार बार ऐसे पीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां लोग भी हैं, उनके सेंटिमेंट्स भी हैं और आपकी गवर्नेंस इतनी भी कोई खास नहीं है जितना गोदी मीडिया हमें बताने की कोशिश करती है। बिग अंडरस्टैंडिंग एंड बिग लर्निंग फ्रॉम दिस इलेक्शन, बीजेपी इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल बनाना चाहेगी, मोदी 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 मोदी, लेकिन राजस्थान, हरियाणा में कांग्रेस और एलाइज ने इसको एक लोकल इशू बनाया है, मोदी मैजिक को फेड अवे करवाया है। क्यों?
फार्मर डिस्ट्रेस बहुत बड़ा इशू है। बीजेपी लगता है कि फार्मर को मैंने सप्रेस कर दिया, कैनन चला दिया। अरे भाई भूल मत जाओ, 30-35 लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं देश भर में। हां, पंजाब के लोगों में बूता था कि जाके प्रोटेस्ट करें, लेकिन डिस्ट्रेस, रूरल एग्रेरियन डिस्ट्रेस राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, बाकी और बहुत स्टेट्स में भी है। उसको आप एंटी बीजेपी वोट में कैसे कन्वर्ट करो, उसके लिए काम लगता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। इन्होंने किया, और साथ ही साथ राजस्थान, हरियाणा कांग्रेस ने एक वाइड रेंज ऑफ कम्युनिटीज, जाट, दलित, मीणा, इन लोगों को साथ में किया। तो ये जो अलायंस स्टिचिंग है, और ये बहुत डेंजरस भी है बाय द वे, अगर कल इंडिया अलायंस में सारे मेंबर्स बोलते हैं कि भैया देखो हम तो अब स्प्लिट कर रहे हैं, तो बीजेपी वापस अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। इट इज ओनली बिकॉज कांग्रेस, सीपीएम, बैप, आरएलपी, इन लोग साथ में आ रहे हैं राजस्थान में, इसीलिए। और आम आदमी पार्टी के साथ भी कहां कहां उन लोग ने काम किया। अब देखिए, ये जो गाली देने वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा अब मोदी को और बीजेपी को इफेक्ट करने जा रही है। बीजेपी 0 सीट्स इन पंजाब। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 10 मिले और एसएडी को 1 मिले, रेस्ट आर इंडिपेंडेंट्स। क्यों? फार्मर प्रोटेस्ट किया, बीजेपी ने अपना अलायंस एसएडी के साथ खराब किया, और पंजाबीज को आप खालिस्तानी खालिस्तानी बोलते रहोगे तो आपको तो जूता मार के वहां से निकालेंगे ही। और वैसे में भी पंजाबीज ना ये सब उल्टा सीधा ज्यादा सहते भी नहीं है, हम बंगाली हैं जो सह। अच्छा, एनीवेज। और महाराष्ट्र एक और बहुत बड़ा स्टेट जहां एरोगेंस बीजेपी के लिए बैकफायर कर गया। इंडिया अलायंस को 42 सीट्स मिले थे, इस बार ओनली 18 सीट्स। इंडिया अप फ्रॉम 5 टू 29। इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई भाई? आपने तो पार्टी की पार्टी खत्म कर दी थी, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया। तो बीजेपी की ये जो बुलडोजर स्ट्रैटेजी है पॉलिटिक्स में कि हम आपको बस तोड़ देंगे, हम सब खत्म कर देंगे और आप हमारे हो जाओगे, वो बैकफायर कर गया है। क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वोटर्स को यह समझ में आ गया कि वो रिमोट कंट्रोल दिल्ली से नहीं होना चाहते हैं। तो उनकी भी अस्मिता पर आ गई कि यार ये क्या चीज है कि तुम आते हो दिल्ली से, हमारे पार्टीज को खरीद के तोड़ के चले जाते हो, तुम सोचते हो कि हम तुम्हें जाने देंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे शिवसेना को ज्यादा सीट्स मिली है शिंदे के शिवसेना से। अजीत पवार हैज बीन वाइप्ड आउट बाय शरद पवार, ओनली 1 सीट टू अजीत पवार एनसीपी, 7 टू शरद पवार एनसीपी। तो इंडिया अलायंस टुगेदर बहुत स्ट्रांग है, हर कोई साथ में लड़ने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए इन लोग ने अच्छा परफॉर्म किया था। उधर अगर आप देखो कि जो हाई हैंडेड बिहेवियर था, उद्धव के साथ जो हाई हैंडेड बिहेवियर था, वो लोगों को पसंद नहीं आया है। बीजेपी ने रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश की, वो हार चुके हैं। महाराष्ट्र में भी रिमेंबर एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, और जहां एग्रेरियन डिस्ट्रेस है वो ट्रेडिशनल एनसीपी स्ट्रांग होल्ड्स है, इसलिए शरद पवार फैक्शन को वहां जीत मिली है। अब जल्दी से बस साउथ स्टेट्स को देख लेते हैं। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की बात अगर हम कर लेते हैं, 40 आउट ऑफ 40 फॉर इंडिया अलायंस, 0 फॉर द बीजेपी। अन्नामलाई ने कहा था हमें डबल डिजिट्स मिल जाएंगे, यहां क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बाबा जी का ठुल्लू मिला। क्यों? क्योंकि यहां भी अलायंस, अगेन आई एम सेइंग, बीजेपी को काउंटर करने के लिए कोई सिंगल पार्टी नहीं है, अलायंस हैज वर्कड। बीजेपी ने अपना अलायंस खराब कर दिया। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट, सोचा हमें किसी का अलायंस जरूरत नहीं है, हम तमिलनाडु में अपनी एंट्री मारेंगे। एडीआईएमके के साथ हम थे, लेकिन हम नहीं रहेंगे इनके साथ, हम अपना ही प्लान करेंगे, क्योंकि उनको लगा एडीआईएमके के साथ रह के कोई पॉइंट नहीं है। अब ये बहुत बड़ी फेलियर रही। बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, 10% तक बढ़ाया है, लेकिन अन्नामलाई तक अपना सीट छोड़ गए, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। उधर इंडिया अलायंस भैया उन्होंने कहा नहीं नहीं साथ में काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग ऑन द ग्राउंड किया, डीएमके के साथ काम किया। डीएमके के करप्शन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एआईएडीएमके उसको इस्तेमाल नहीं कर पाई, और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो डीएमके का है उसको उन लोग तोड़ नहीं पाए, जहां तक एनडीए की बात है। अब बीजेपी ने कोशिश बहुत की तमिलनाडु में, फुल पॉइंट्स फॉर ट्राइंग, 10% आपने वोट शेयर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम इस स्टेट में अपना ही डेंट कर सकते हैं। और यही ओवर कॉन्फिडेंस कर्नाटका में भी उन्हें खा गई कि उन्होंने सोचा कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जेडीएस के अलायंस के साथ भी उतना डेंट नहीं कर पाए। बीजेपी यहां भी नीचे गिर गई, और ओवरऑल कांग्रेस को यहां बेनिफिट मिला है। अब ठीक है, एनडीए के पास ज्यादा सीट्स हैं, लेकिन द फैक्ट इज कांग्रेस अब धीरे धीरे यहां भी वापस आने की कोशिश कर रही है। अभी उनका अंदाजन 11 था, लेकिन चलो उतना नहीं हो पाया, लेकिन जेडीएस भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अब इन दोनों पार्टीज के बीच में हमें कर्नाटका में एक कड़ा टक्कर देखने को मिलेगा। जेडीएस इज गोइंग आउट ऑफ द पिक्चर। और तेलंगाना में भी हमें यही दिखा, एक ड्रॉ दिखा, कांग्रेस ने अंडर परफॉर्म किया, बीजेपी ने बहुत अच्छी कोशिश की, वेरी गुड, बीआरएस 0। और आंध्र प्रदेश में वेरी इंटरेस्टिंगली एनडीए स्वीप, बोला तो जा रहा है एनडीए स्वीप, लेकिन है क्या इस स्वीप का राज, और ये नेशनल पॉलिटिक्स में क्यों बहुत इंपैक्ट करेगा? एनडीए को मिले 21 सीट्स, 16 टीडीपी के हैं, 3 बीजेपी के हैं, जनसेना वाईएसआरसीपी 4 सीट्स हैं। लेकिन सबको मालूम है कि ये टीडीपी की विक्ट्री है, क्योंकि टीडीपी लेड अलायंस में जो 6 बीजेपी के एमपी कैंडिडेट्स थे वो टीडीपी के ही कैंडिडेट्स हैं।
तो ओपन सीक्रेट ये है कि जो 21 सीट्स एनडीए माने जो हैं वो एनडीए के वो कंट्रोल्ड बाय चंद्रबाबू नायडू ही हैं, नॉट बाय द बीजेपी। अब इसका ये मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू अब ऑपोजिशन अलायंस में क्या मांगेंगे, व्हाट विल बी हिज पाउंड ऑफ फ्लेश, ये देखने वाली बात है। टीडीपी का एक ह्यूज बार्गेनिंग पावर अब हो गया है। क्या नरेंद्र मोदी ऐसे एक अलायंस में ऑपरेशनली काम कर पाएंगे? वाजपेयी एक अलग इंसान थे, क्या नरेंद्र मोदी कोएलिशन पॉलिटिक्स संभाल पाएंगे? ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा आने वाले कुछ दिनों में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जो अर्बन डोमिनेंस है बीजेपी का, क्लियरली एजुकेटेड अर्बन वोटर्स वो 9 बजे का न्यूज देखकर सब बोलते हैं सब चंगासी है, वो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं और उन्होंने ही बीजेपी को इस बार ज्यादा वोट दिया है। इंडिया अलायंस जहां जहां फंबल किया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ काम नहीं कर पाए, दिल्ली जैसे अर्बन एरिया में सुपड़ा साफ हो गया उनका, तो यह दिखाता है कि अर्बन एरियाज में उतना सेंसिटिविटी टू इश्यूज नहीं है, वो ज्यादा कैंपेनिंग और मीडिया पर बिलीव करते हैं। लेकिन रूरल इंडिया में अगर आप देखो तो एनडीए ड्रामेटिकली नीचे गई है और इंडिया अलायंस ड्रामेटिकली ऊपर गई है। तो क्रेडिट टू द रूरल वोटर्स, उनको हम नमन करते हैं क्योंकि उनको असलियत समझ में आती है। अच्छा चलिए एंड में थोड़ा वेस्ट बंगाल के बारे में भी बात कर लेते हैं। 18 सीट्स इन 2019, टीएमसी 22, शॉकर रिजल्ट ऑफ दिस टाइम, टीएमसी गोज अप टू 29, बीजेपी डाउन टू जस्ट 12। अरे बीजेपी लॉस 6 सीट्स इन बंगाल, वो सोच रहे थे 6 गेन करेंगे, ये कैसे हुआ? तो बीजेपी को आप समझना पड़ेगा कि एक ही मॉडल, एक गुजरात मॉडल या एमपी मॉडल या छत्तीसगढ़ मॉडल हर जगह नहीं चलती है। टीएमसी के खिलाफ भी उन लोग ने एजेंसी एक्शन लिया, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स लिया, मीडिया कैंपेन किया, लेकिन टीएमसी लड़ती रही। तो स्ट्रॉन्ग रीजनल फोर्स के खिलाफ बीजेपी अभी भी हार जाती है। कांग्रेस और लेफ्ट वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने भी अपना 11% वोट शेयर मेंटेन किया। बीजेपी सोच रही थी कि ये जो सिचुएशन होगा कि भैया लेफ्ट कांग्रेस ये पूरा कोलैप्स कर जाएगी, इसका वोट बीजेपी को मिल जाएगा, वो उनको नहीं मिला। और ये जो हिंदू मुस्लिम वाली स्ट्रेटेजी है, आपने नॉर्थ इंडिया में लगा लिया तो आप सोच रहे हो कि ये वेस्ट बंगाल में भी चलेगा, ये नहीं चल पाया। ओवर डिपेंडेंस ऑन हिंदू मुस्लिम इज नॉट गोइंग टू वर्क एवरीवेयर। एंड देन देयर इज द वुमन फैक्टर, जो कि बीजेपी अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाता है। स्मृति ईरानी तो खुद ही हार गई, खैर छोड़ दीजिए। तो ममता बनर्जी के सामने ये विमेन वाला एंगल भी चलता है। सारे के सारे पोलस्टर्स, फ्रॉड पोलस्टर्स, एग्जिट पोलस्टर्स ये बात समझ ही नहीं पाए वेस्ट बंगाल के बारे में। तो एनडीए को मेजॉरिटी मिला है, नो प्रॉब्लम, तो फिर वो हंस क्यों नहीं रहे? ट्विटर पे इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? बहुत जल्दी एंड पॉइंट्स, बीजेपी अब कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेगी टीडीपी और जेडीयू के ऊपर। जेडीयू के पास 12 सीट्स है, टीडीपी के पास 21 सीट्स हैं। सो क्लियरली 33 एमपीज हु आर नॉट इन फुल्ली बीजेपी कंट्रोल। तो इसका मतलब है कि टेक्निकली दे आर इन माइनॉरिटी और उनके पास जो एलाइज हैं वो 100% उन पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी ऐसे बिल्स पास नहीं कर सकती है जो उसका मन हुआ। और इस पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड भी बना चुके हैं डीलिमिटेशन के बारे में। और डीलिमिटेशन साउथ के नंबर्स कम कर देगा, वहां के एमपीस कम कर देगा। अब क्या चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे ऐसा बिल पास हो? उनके परमिशन के बिना हो पाएगा ऐसा? या फिर कोई एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशन क्या जेडीयू के बिना हो पाएगा? क्या जेडीयू अपनी वोट बैंक को डेंट कर पाएगा? तो बहुत सारी कंसिडरेशंस आ जाएंगी। बीजेपी विल बी वीकेंड इन पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल जो माने अपने मर्जी से चेंज हो वो नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इनविंसिबल इमेज ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यह कोई नहीं बोल सकता है कि नरेंद्र मोदी को नीचे नहीं किया जा सकता है, या इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया, या मोदी को हराया नहीं जा सकता है। तो एक ये जो डेमीगॉड अथॉरिटेरियन एक इमेज जो बन रहा था, अब वो शैटर हो चुका है। अब इससे स्टेट इलेक्शन में भी प्रेरणा मिलेगी लोगों को भी समझ में आएगा, अरे वाह, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में भी हम कुछ कर सकते हैं, हरियाणा में भी हम कुछ कर सकते हैं, झारखंड में भी हम कुछ कर सकते हैं, राज्यसभा के नंबर्स भी बीजेपी के कम हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, जो एक संविधान खतरे में आने वाला था, अब वो शायद टल सकता है। और इसके बाद हम थोड़ी आशा कर सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, उनको थोड़ा सा जीने के लिए मौका मिलेगा कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट वॉइस आगे रख पाएंगे, वो भी सरकार को चेक कर पाएंगे। जो चेक एंड बैलेंस होता है डेमोक्रेसी का, वो एक अहम हिस्सा जो कि अब खत्म होने वाला था, अब वो शायद रुक जाएगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अब डेमोक्रेसी के धीरे धीरे चेंज होंगे। अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स शायद कम होगा, या हो सकता है कुछ डेस्परेट तरीके भी अपनाए जाए, उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा इंडिया अलायंस के साथ कि अगर वो साथ रहते हैं तो उनको साथ में मिलकर काम करना होगा। इलेक्शन खत्म हो गया है, क्या वो एक इफेक्टिव ऑपोजिशन माउंट कर पाएंगे? क्या वो बीजेपी को चेकमेट कर पाएंगे? क्या वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, जो कि एक ऑपोजिशन में संविधान में दिया हुआ है कि आपको लोगों की आवाज उठानी है, आपको सरकार को चेक करना है, क्या वो कर पाएंगे? हम इसी आशा में रहेंगे देशभक्त पर। यह हमारा एपिसोड नंबर 3 रहा ऑन डे 1 ऑफ द रिजल्ट्स। ये रिजल्ट
रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं, इसके बहुत सारे मायने हैं और इसके पीछे बहुत सारे और आकलन हैं जो हम अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं। लेकिन ये रहा एपिसोड 3। आशा करता हूं आपको पसंद आया। आप जरूर इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी बहुत कुछ और आना बाकी है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा पसीना पसीना हो गया हूं क्योंकि यहां एसी बंद हो चुका है हमारे ऑफिस का कई घंटों पहले, लेकिन हमारी छोटी सी टीम आपके लिए ये एपिसोड अभी भी बना रही है। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।